प्रधानमंत्री मोदी इस समय देश के लिए, देश की 130 करोड़ जनता के लिए सबसे बड़ी लड़ाई किससे लड़ रहे हैं? आप सोच सकते हैं। उसके लिए आपको एक बयान सुनाता हूं प्रधानमंत्री मोदी का, और यह बयान थोड़ा पुराना है लेकिन इस समय बेहद कारगर है। पहले आप ये बयान सुनिए। ये चुनौती बीते दशकों में धीरे धीरे बढ़ते हुए अब देश के सामने एक विकराल रूप ले चुकी है। ये चुनौती है भ्रष्टाचार का वंशवाद, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हुआ भ्रष्टाचार। आप सही समझ रहे हैं, यह लड़ाई है वंशवाद के खिलाफ। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने यह बयान देश के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए दिया होगा। जो राजनीतिक दल हैं उसमें जो वंशवाद की बीमारी घुस गई है उसके लिए दिया होगा। लेकिन एक सच्चाई यह है कि वंशवाद की इस मानसिक बीमारी ने न सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को बल्कि न्यायपालिका जैसी संस्था को भी अपने गिरफ्त में ले लिया है। और इसी वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है, जो खबरें मैं खंगाल रहा हूं और आपने भी देखा होगा, कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक ऐसी तनातनी पैदा हो गई है जो देखकर आश्चर्य होता है। और कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई हैं जो इस देश के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। वही खबरें आज मैं इस वीडियो में डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि न्यायपालिका के अंदर कैसे वंशवाद की बीमारी घुस गई है। जो आरोप लग रहे हैं उन रिपोर्टों के आधार पर दिखाऊंगा, और साथ ही इससे तड़प रहे, वंशवाद से तड़प रहे न्यायतंत्र की जो स्थिति है उसको भी समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आप खबर देखिए, जो खबर सामने आ रही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने कॉलेजियम के इतिहास में पहली बार यह काम किया है। आप रिपोर्ट देख लीजिए, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। यह रिपोर्ट बहुत बड़ी कहानी की ओर इशारा करता है। अब यह रिपोर्ट क्या है? जो खबर आई है उसके अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर, बड़े ध्यान से समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई खबर है, सरकार और कॉलेजियम के बीच जो बातचीत होती है ना, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया। और ऐसा कभी नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सवाल उठते रहते थे कि कॉलेजियम में जो चर्चा होती है, सरकार जो खारिज करती है, उसका आधार क्या है? सरकार की रिपोर्ट तो सामने आ जाती है, लेकिन कॉलेजियम क्या कहता है, क्या करता है, ये तो कभी नहीं पता चलता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बातचीत को सार्वजनिक कर दिया है। और जो रिपोर्ट है उसके अनुसार क्या है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो सरकार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है ना, उसको नकार दिया है। और इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल और 4 अन्य की नियुक्ति पर जो सरकार की राय थी उसे मानने से इनकार कर दिया। कॉलेजियम ने कुछ लोगों को नियुक्त करने के लिए अनुशंसा की रिकमेंड किया, और उसमें जो IB की रिपोर्ट है, जो सीक्रेट एजेंसियां हैं उनकी रिपोर्ट है, उसके हवाले से सरकार ने मना किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। उसने कहा कि इस रिपोर्ट को मानने का कोई आधार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। और देखिए, ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये एक ऐसी व्यवस्था है जो इससे पहले कभी थी नहीं। मतलब ये संविधान में लिखी हुई ऐसी चीज़ नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कॉलेजियम बना, ये तो सब जानते हैं ना। तो कॉलेजियम और सरकार के बीच जो बातचीत होती है उस अंश को समझना बहुत ज़रूरी है। और जानते हैं इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है, जो रिपोर्ट में कहा गया है कि सौरभ कृपाल घोषित रूप से समलैंगिक है। ये रिपोर्ट में कहा गया है, और जिस पर सरकार को हालांकि कोई ऐतराज नहीं है। उसने इस आधार पर मना नहीं किया है। लेकिन सरकार की खुफिया एजेंसियों का कहना है कि सौरभ कृपाल के लाइफ पार्टनर स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
अब इस कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़िए। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम डाइवर्सिटी की बात कह रहा है, क्योंकि वो तो गे हैं घोषित रूप से सौरभ कृपाल, लेकिन इस मामले को भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये जो होमोसेक्सुअलिटी है, इसको डीक्रिमिनलाइज करने के लिए जब ये केस लड़ा जा रहा था, तो इसका मुकदमा सौरभ कृपाल ने लड़ा था 2018 में, सर्वोच्च न्यायालय में लड़ा था। और 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने जो फैसला दिया, और फैसला दिया था कि होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया कि ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है। तो उस जो संविधान पीठ बैठी थी जिसने डीक्रिमिनलाइज किया, उसमें DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे, जो इस समय मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये आरोप भी लगाया गया, मैंने कुछ वीडियो देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सौरभ कृपाल का रास्ता क्लियर करने के लिए इसे डीक्रिमिनलाइज किया गया। हालांकि मतलब मैं कह सकूं या इस पर कोई रिपोर्ट हो, ऐसा कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये तथ्य है कि जिस बेंच ने डीक्रिमिनलाइज किया उसमें आज के मुख्य न्यायाधीश ही शामिल थे। और सबसे बड़ी बात जानते क्या है कि सौरभ कृपाल, जिनका व्यक्तित्व काफी बड़ा है और मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, वो LGBT समुदाय के हक के लिए लड़ने वाले एक्टिविस्ट वकील हैं, घोषित रूप से होमोसेक्सुअल हैं, और इनका पार्टनर स्विट्जरलैंड का नागरिक है। अब इनके पार्टनर के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूं। सौरभ कृपाल के गे पार्टनर का नाम निकोलस जर्मिन बैकमैन है। इनकी पैदाइश इटली की बताई जाती है, हालांकि वो स्विस नागरिक है, मैं रिपोर्ट के आधार पर पढ़ रहा हूं। वो दिल्ली स्थित स्विट्जरलैंड के दूतावास में काम करते हैं, स्विस फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स से जुड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यहां काम करते हुए जर्मिन को 7 साल हो चुके हैं। अब आप फिर से एक बार इसको समराइज कर देता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए कि सौरभ कृपाल ने जिस होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करने का केस लड़ा और जिन 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस पर फैसला सुनाया, उसमें DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे। अब जब यह फैसला आ गया तो उसके बाद कॉलेजियम ने सौरभ कृपाल के नाम को दिल्ली हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाने के लिए सरकार के पास सिफारिश भेजी, और यह सिफारिश कई बार भेजी गई है। और तभी यह बात बार बार उठ रही है कि क्या देश को पहला जज मिलेगा, गे जज मिलेगा, ये बात उठ रही है। लेकिन अब आपको इस मामले में थोड़ा सा मैं आगे ले चलता हूं। आपको जानना चाहिए कि सौरभ कृपाल कौन है, सिर्फ इससे पूरा इंट्रोडक्शन नहीं मिलता है। सौरभ कृपाल भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश BN कृपाल के बेटे हैं। अब आप समझिए, और BN कृपाल 31वें मुख्य न्यायाधीश थे। इनका कार्यकाल मई 2002 से नवंबर 2002 के बीच ही था। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिखाता हूं कि आज जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, इनके पिता भी YV चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। वो लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे, और इस पद पर वो लगभग 7 सालों तक रहे, 7 साल तक रहे। अब जब ये सारी चीजें आपको मैं बता रहा हूं, तो जब मैं रिसर्च कर रहा था तो एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी सामने आई, और जो मैं दिखा रहा हूं ना, ये ट्वीट किया गया है, और जिसने ट्वीट किया उसका नाम है अंबुज भारद्वाज। 11 दिसंबर को, आज काफी दिन निकल चुके हैं, और ये वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, पत्रकार है, और इसी वजह से आपके सामने रख रहा हूं। और बहुत ही दिलचस्प जानकारी है, आप समझने की कोशिश कीजिए। इन्होंने क्या लिखा है, जुडिशरी के बारे में कमेंट किया है, और ये आलोचना है। दरअसल ये लिखते हैं कि YY चंद्रचूड़ ने 1979 में BN कृपाल को हाई कोर्ट का जज बनाने के लिए रेकमेंड किया। फिर वही BN कृपाल DY चंद्रचूड़ यानी YY चंद्रचूड़ के बेटे को जज बनाने का रिकमेंडेशन भेजते हैं 2000 में। अब फिर उन्हीं के बेटे DY चंद्रचूड़ सौरभ कृपाल को, जो BN कृपाल के बेटे हैं, उनको जज बनाने का रिकमेंडेशंस करते हैं। और इसके बाद ये जनाब आगे लिखते हैं,
अब क्या है कि देखिए, ये सारी बातें जब आती है ना, तो जो न्याय व्यवस्था है उस पर लोगों का संदेह की दृष्टि से देखने लगता है कि ये क्यों हो रहा है। तो उसने आगे एक और लाइन जोड़ दिया है कि अब ये तो तथ्य हो सकता है कि अब फ्यूचर में क्या होगा कि सौरभ कृपाल जब जज बन जाएंगे तो वो फिर उनके बेटे को रेकमेंड करेंगे। ये संभव है और ये तो कई पीढ़ियों से चल रहा है। तो ये अपने आप में एक खतरनाक स्थिति है। और जाहिर तौर पर जब मैं ये रिसर्च कर रहा था तो जुडिशरी में पिता पुत्र के ऐसे कई उदाहरण हैं। और यही नहीं, चाचा, भतीजा, अन्य जो रिश्तेदार हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं। प्रश्न ये नहीं है कि सिर्फ पिता पुत्र या रिश्तेदार ही क्यों पहुंचे, बल्कि प्रश्न ये है कि न्याय तंत्र में वंशवाद इतना क्यों है। और तभी ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 27 में से 6 न्यायाधीशों के पिता भी न्यायाधीश रह चुके हैं। और दोस्तों, एक बात याद रखिए कि जैसे बाकी जगहों के लिए अगर आप सरकारी कर्मचारी भी बनते हैं ना, तो आपको बहुत सारी परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन न्याय तंत्र में जो खास करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस की नियुक्ति होती है और कॉलेजियम जो है उसको लेकर कई सवाल खड़े होते रहे हैं। और सवाल इसलिए क्योंकि कॉलेजियम में जो सदस्य हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, अन्य जस्टिस हैं, वो तो अपने मन मुताबिक ही करते हैं और वो बातें बाहर नहीं आ पाती कि आखिर वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसके तहत ये रिकमेंडेशंस भेजा गया है। और इसीलिए कॉलेजियम के काम करने के तौर तरीकों पर सवाल भी खड़ा हुआ है। 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश, आप देख लीजिए ध्यान से, रंगनाथ पांडे ने सरकार को पत्र लिखकर कॉलेजियम में भाई भतीजावाद का खुला आरोप लगाया था। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक बार हुआ है, ये जस्टिस लिख रहे हैं। इससे पहले 2020 में राजस्थान में लॉयर्स बॉडी ने सरकार और मुख्य न्यायाधीश को कॉलेजियम के उन 17 नामों पर आपत्ति जताते हुए पत्र लिखा था जिनकी हाईकोर्ट में नियुक्ति रिश्तेदारी के कारण हो रही थी। अब आप देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सारे सवाल पहली बार उठे हैं, ये सारे सवाल दोस्तों कई बार उठ चुके हैं। और जो सवाल उठाने वाले लोग हैं वो लीगल फ्रेटर्निटी से हैं। मेरा इसमें कोई अनुभव नहीं है। मैं सिर्फ जब मैंने कई सारी रिपोर्टें देखी, कई सारे वीडियो मैंने सुने, तब लगा कि नहीं, इस पर रिसर्च करना चाहिए और तब जाकर के ये तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूं। और देखिए, एक और इंटरेस्टिंग आपके सामने तथ्य रखता हूं कि 2018 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के काम करने के तौर तरीकों में भाई भतीजावाद के 33 उदाहरण देते हुए एक पत्र लिखा था। 33 एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। और उसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित जो ये खबर है, उसके ये रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि हाई कोर्ट के 50% न्यायाधीश उन लोगों के रिश्तेदार हैं जो न्याय तंत्र के उच्च पदों पर काम करते हैं। और यही वजह है, मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी और ये तो सर्वविदित है कि सरकार ने इस चीज को, जो ये सवाल उठ रहे हैं ना, उसे खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया था। 2015 में एक ऐतिहासिक कानून NJAC संसद से सर्वसम्मत से पारित किया था। और ये तो एक ऐसा कानून था जहां विपक्ष भी साथ था और देश के 2/3 से अधिक राज्यों ने भी पारित कर दिया था। लेकिन क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे के पूरे कानून को ही अवैध घोषित कर दिया, उसे खत्म कर दिया। और उसी पर तो उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सवाल भी उठाए थे। और याद रखिए कि यही आरोप तभी ये निकला, धनखड़ साहब के बयान से मैं बता रहा हूं, जो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति भी हैं, कि कॉलेजियम सिस्टम जिस तरह से भारत के प्रजातंत्र और 130 करोड़ जनता की आस्था को चोट पहुंचा रहा है, उसी को लेकर के धनखड़ साहब ने चिंता व्यक्त की थी और लगातार व्यक्त कर रहे हैं। इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, जो सरकारी अधिकारी हैं, कि भैया आप जाकर मना करो, ये संवैधानिक संस्थाएं ना बोले। लेकिन धनखड़ साहब ने उसे भी एंटरटेन करने से मना कर दिया और ये मना कर दिया कि आप जाइए, ये सब आप नहीं बोल सकते, मुझे मेरा क्या काम है, मुझे सब पता है।
सारी संस्थाएं अपने अपने तौर तरीकों से काम करें। साथियों, काबिलियत कभी भी किसी धर्म, जाति, लिंग इन चीजों की मोहताज नहीं होती है और इसी को तो हमारा संविधान भी स्वीकार करता है। लेकिन हकीकत यह है कि इस देश के मन में यह धारणा अभी तक खत्म नहीं हुई है, जिसका परिणाम है कि धर्म, जाति, लिंग या रिश्तों के आधार पर आज भी काबिलियत आंकी जा रही है। और 21वीं सदी में भी अगर ये धारणा लोगों के मन में है तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी परेशानी है, एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और ये अभिशाप तभी खत्म हो सकता है जब संविधान के संरक्षक भी इसे रियल टर्म्स में अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। और इसी दिशा में हर कोई कोशिश कर रहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सरकार हो। इनकी नीयत पर, इनकी मंशा पर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते। मुझे तो लगता है कि ये सारी संस्थाएं इस दिशा में प्रयासरत हैं और जल्द ही एक सुखद परिणाम देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। और अगर आप Facebook में देख रहे हैं तो आप भी मेरे इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें और आगे भी इसी प्रकार से अपना स्नेह बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।